इस्लामियात के बारे में। आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसके बारे में अफान ने दे दी होगी। मैं आपसे शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इस्लामियात का जो पर्चा था वो दिया था इंग्लिश के अंदर। ये बहुत कॉमन सी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर आप इंग्लिश के अंदर इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स या आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते, और कहा जाता है कि वो आपके वैसे ही मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अपना मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस्लामियात को मैंने थ्रू आउट एफएससी में भी मैंने उसको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट किया, एकेडमी में भी इंग्लिश में अटेम्प्ट किया करता था, और अल्टीमेटली मेरे इस्लामियात के अंदर 49 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। तो एक तो ये चीज़ अपने जहन में क्लियर कर लें कि अगर तो आपने इंग्लिश के अंदर इस्लामियात देनी है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके नंबर कम आएंगे, आपके नंबर खाम खाम में कटेंगे। आप अगर अपने पेपर को सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो यकीन करें कि आपके नंबर पूरे भी आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीक्यूज के बारे में। तो एमसीक्यूज में आपने जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है इस्लामियात की, वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रही होगी, आपने फॉलो करना है उसको। इस्लामियात की जो इंग्लिश की बुक है वो आपको इतने आसानी से शायद ना मिले किसी स्टोर से या किसी बुक शॉप से, उसके लिए प्रेफरेबली आपको शायद उर्दू बाजार जाना पड़े, लेकिन उसकी बुक जो स्टैंडर्ड वाली है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अपने साथ एक या दो कोई रेफरेंस बुक्स रखनी है इस्लामियात की। अगर आप किसी भी बुक शॉप पे जाते हैं, उर्दू बाजार अगर आप जाएंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक मिलेगी, और उसके अलावा एफए और एफएससी की इस्लामियात एजुकेशन के नाम से 2 से 3 बुकें और भी मिल जाएंगी। उसमें से जो आप समझते हैं कि जिसके अंदर हेडिंग्स ज़्यादा हैं, जिसके अंदर रेफरेंसेस ज़्यादा हैं, जिसके अंदर आपको मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है, आप वो 2 या 3 खरीद लीजिएगा। और इन बुक्स के अलावा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अजीम या किप्स वालों की उर्दू की जो इस्लामियात की, जिन्होंने इंग्लिश में भी इस्लामियात देनी है, उर्दू वाली जो बुक्स हैं, उर्दू की जो गाइड्स हैं इस्लामियात की, वो भी आप खरीदें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो उसके अंदर एक्स्ट्रा हवाले हैं या एक्स्ट्रा हेडिंग्स हैं जो आपकी किसी और बुक या नोट्स के अंदर नहीं दिए हुए, आप उसको आराम से ट्रांसलेट करें। अपनी जो मेजर बुक है, आपकी स्टैंडर्ड बुक है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लिखें, ताकि आपका जो मटेरियल है, जो आपका नॉलेज है, जो आपके रेफरेंसेस हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएं, ताकि आप शॉर्ट को भी आराम से सॉल्व कर लें और आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर लें। इसके अलावा चूंकि मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट था, और ये समझा जाता है कि ओ लेवल से एफएससी आने वालों की एक कमज़ोरी होती है कि उन्होंने पहले सिलेबस का उनको आइडिया नहीं होता और चीज़ें लिंक नहीं हो रही होती। तो चूंकि मैंने ओ लेवल किया था तो मेरी ओ लेवल की बुक्स और नोट्स मैंने उनको अपना एडवांटेज के लिए यूज़ किया, और उसके अंदर दी गई कोटेशंस और हेडिंग्स और इन्फॉर्मेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म करके इसमें डाल दिया। सो माय वीकनेस बिकेम माय स्ट्रेंथ। तो इसी तरह आपके पास कोई पुराने नोट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ जो रेलिवेंट आपको मिल जाती है, ख्वाह वो कोई रेफरेंस है, ख्वाह वो कोई कोटेशंस हैं, ख्वाह वो कोई शेर है या वो कोई हेडिंग है, आपने उसको रायगा नहीं जाने देना, आपने उसका भी ठीक ठाक इस्तेमाल करना। एमसीक्यूज के बाद बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले वो वाले सवाल अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर आपको कोई अरबी आयत आती हो। पहले 2 से 3 सवाल वो जिनमें आपको अरबी आयत आती है, या 1 या 2 सवाल। उसके बाद जो आपने सवाल सॉल्व करना है उसके अंदर आपको अरबी नहीं तो किसी एक रेफरेंस, किसी एक कुरान कोटेशन, किसी एक हदीस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आनी चाहिए। उसके बाद जो आपका अल्टीमेट, जो आपका लीस्ट प्रेफरेबल सवाल आएगा ऑर्डर में, वो ये आएगा कि जिसके अंदर आप सब हेडिंग्स या हेडिंग्स जो हैं वो 2 से 3 दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेफिनेशन का सवाल है, आप डेफिनेशन दें, आप उसकी एग्जांपल दे दें, और आप अगर कोई उसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं तो यूं दे दें। तो ये वो ऑर्डर है कि जिसके अंदर आपने अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है। अल्टीमेटली बारी आपकी आ जाएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है वो होता है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का ये मतलब है कि 8 पेजेस आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने हैं। हेडिंग्स एक पेज की अगर आप 2 हिसाब लेंगे तो कम से कम 16 हेडिंग्स आपको आनी चाहिए। हर हेडिंग के नीचे एक अरबी या एक उसकी जो ट्रांसलेशन है, कुरानिक कोटेशन की, वर्स की या हदीस की जो ट्रांसलेशन है, वो आप लिखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपका पेपर
बेहतरीन हो जाएगा और एग्जामिनर को कोई चांस ही नहीं मिलेगा कि वो आपके नंबर काट सके। इसमें एक और बात यह कि जब आप अरबी लिख रहे हैं तो आपको अराब वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लगाएं, क्योंकि अगर वो एक भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरी आपकी जो कोटेशन है वो गलत कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जब आपने कोटेशन लिखनी है, चूंकि 8 पेजेस फिल करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली इंग्लिश के अंदर, तो उसके लिए ये सजेशन है कि जब आपने कोई अरबी लिखनी है किसी कुरानिक वर्स की या हदीस की, तो आप उसको बड़ा करके लिखें, मार्कर के साथ लिखें, सेंटर में करके लिखें, ताकि वो जगह भी ज्यादा कंज्यूम हो, ताकि आपकी वो उठ के नजर आ रहा हो एग्जामिनर को कि यार इसने अरबी लिखी है और सही लिखी है। कोशिश करें अरबी आप वही लिखें जो आपको एट द टाइम ऑफ द पेपर सही आती है। गलत लिखेंगे वो आपकी जो आपने कोटेशन लिखी है वो भी गलत, और फिर आपका जो इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर होगा वो भी खराब हो जाएगा और आपके मार्क्स खाम में कट जाएंगे। तो अरबी लिखते हो एक तो ये, और दूसरे कुछ तरीके ये हैं कि आपने अगर अपने लेंथ को बढ़ाना है तो एक तो आप हेडिंग ज्यादा से ज्यादा दें, दूसरा ये कि जब अपने कोई कोटेशन लिखने तो आप उसको सेंटर में करके लिखें, उसकी ट्रांसलेशन को भी और उस कोटेशन को भी। इसके अलावा ये कि जब आपने कोटेशन लिखनी है तो एक लाइन छोड़ें पैराग्राफ के ऊपर, फिर आप कोटेशन लिखें। कोटेशन लिखने से पहले आप कोटेशन की अलग से हेडिंग दे सकते हैं, वो एक लाइन आपकी मजीद कंज्यूम हो जाएगी। कोटेशन के बाद उसकी ट्रांसलेशन जब आपने लिखनी है तो ट्रांसलेशन की हेडिंग दें, ट्रांसलेशन को आप सेंटर में करके लिखें, ट्रांसलेशन के एंड पे एक लाइन छोड़ें और फिर उससे अगला अपना पैराग्राफ करें। तो इस तरह आपका पेपर भी नीट रहेगा, आपकी जो लेंथ है वो भी अच्छी हो जाएगी और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहेगी। और एक लास्ट बात जो आपको इस्लामियात के बारे में उस ख्याल रखना है, पहला ये कि जब आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको जो मेन कोटेशंस हैं उनके रेफरेंसेस याद हों कि वो किस सूरा की कौन सी आयत है। आयत नहीं याद रहती तो सूरा का पता होना चाहिए, सूरा का नहीं पता तो आपने कम से कम ये जरूर ब्रैकेट में लिखना है कि अगर वो कुरानिक कोटेशन है तो अल कुरान लिख दें, अगर वो हदीस है कोई तो आप हदीस लिख दें, ताकि इस तरह करके आपकी लेंथ भी बढ़े। और एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके इस्लामियात के एक शॉर्ट क्वेश्चन में दहशतगर्दी का सवाल होता है, आपने वो किसी सूरत भी उसको सॉल्व नहीं करना, नॉट इवन एज द लास्ट ऑप्शन। वो सवाल ना कहीं बुक में लिखा हुआ है, ना उसको करने के आपको मार्क्स मिलेंगे, ना कोई कोटेशन है, ना कोई रेफरेंस है। आपने कोशिश करनी है कि जो बाकी के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं में से चूज करें, और जो चूज करने का ऑर्डर है कोशिश करें पहले अरबी वाले, फिर वर्स वाले, और एंड पे आपके पास जिनकी आप सब हेडिंग ज्यादा दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह इस्लामियात के पेपर जो आप अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं तो आप फिर भी उसके अंदर अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं।